चलिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और लास्ट सेशन का क्विकली एक रिकैप दे दूं कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था। हमने ईपीएस अर्निंग पर शेयर का चैप्टर स्टार्ट किया था। टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग एरिया है। तो उसको हमने अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की थी और हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया था। रिमेंबर, IAS 33 अर्निंग पर शेयर आपको दो तरह के ईपीएस कैलकुलेट करना सिखाता है। नंबर वन इज द बेसिक ईपीएस एंड द सेकंड वन इज द डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस इस तरीके से भी समझें आप कि रेशियोज, बहुत सारे रेशियोज है हमारे पास। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट और आपने प्रैक्टिस भी की होगी, अपना पढ़ भी रहे होंगे। लाइक करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, इसी तरीके अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री डेज, पेबल टर्नओवर, पेबल डेज, गियरिंग रेशियो है, लिक्विडिटी, बहुत सारे रेशियोज हमारे पास हैं। अच्छा, किसी रेशियो के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है भाई। करंट रेशियो के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं मिलता आपको। क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करें, कैलकुलेट कर लें। इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल डेज के ऊपर कोई अलग से स्टैंडर्ड नहीं है, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई करें, कैलकुलेट कर लें। गियरिंग रेशियो के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन ईपीएस ये भी एक रेशियो है, याद रहे, अर्निंग पर शेयर इट्स अ रेशियो। और इस रेशियो का फॉर्मूला है और इस रेशियो के वो पूरा बाकायदा स्टैंडर्ड गिवन है हमारे पास। इट मीन्स कि ये जो अर्निंग पर शेयर है ये इतना इंपॉर्टेंट आपके पास रेशियो कंसिडर किया जाता है कि इसके वो पूरा एक बाकायदा स्टैंडर्ड यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया, विच इज IAS 33। सो अर्निंग पर शेयर, डोंट फॉरगेट, इट्स अ रेशियो। जैसे बाकी रेशियोज हैं, ये भी एक रेशियो है, लेकिन एक ऐसा रेशियो है जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिया गया। तो स्टैंडर्ड को हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अच्छा, क्विकली अगर मैं रिकॉल करूं तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक ईपीएस के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक ईपीएस बेसिकली क्या है, ये आपको बताता है अर्निंग पर शेयर कि आपकी कंपनी की जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है, उस टोटल प्रॉफिटेबिलिटी को अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दिया जाए, सो हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी एलोकेटेड टू वन शेयर। एक शेयर पर कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन याद रहे, ये प्रॉफिट अभी हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हाँ, बस सिर्फ हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं सो दैट वी हैव एन आइडिया कि पर शेयर के ऊपर कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, या इन शॉर्ट कंपनी का कितना प्रॉफिट है कि अगर उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करें तो कितना आपके पास यहां पर जो है वो पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट एलोकेट होगा। सो दैट इज अर्निंग पर शेयर। अच्छा, फिर हमने इसका सिंपल तरीका देखा, फॉर्मूला क्या है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा, जब मैं प्रेफरेंस डिविडेंड का वर्ड बार बार यूज कर रहा था तो मैं कौन से डिविडेंड की बात कर रहा था, प्लीज बताइएगा जरा। जब मैं प्रेफरेंस डिविडेंड का वर्ड बार बार यूज कर रहा था तो मैं कौन से डिविडेंड की बात की, कौन सा प्रेफरेंस था ये? जी, है कोई जो मुझे बता सके कौन सा प्रेफरेंस था ये? जब मैं कहता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो है कोई जो मुझे बता सके कि कौन सा डिविडेंड है ये? जी बताइए जरा प्लीज। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया था, इररिडीमेबल, वेरी गुड अदनान। इररिडीमेबल प्रेफरेंस यानी कि इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड जो है हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों सर? इसलिए क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स पे इसको डिवाइड करना था। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो क्या थी कि वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स नॉर्मली गिवन नहीं होता, सो वी नीड टू कैलकुलेट, और सारी जंग उसी के ऊपर थी। फिर वहां पर हमने देखा था तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप शेयर्स इश्यू कर रहे होंगे फुल मार्केट प्राइस के ऊपर, या बोनस इश्यू कर रहे होंगे, या राइट शेयर्स इश्यू कर रहे होंगे। तीनों के अंदर किस तरीके से आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, बोनस फ्रैक्शन क्या है, टीईआरपी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कवर कर ली थी। आज हम यहाँ पे इस फेज का या इस चैप्टर का लास्ट कंपोनेंट करने जा रहे हैं, दैट इज डाइल्यूटेड ईपीएस, जिसको नॉर्मली डीईपीएस भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस? पहले मैं थोड़ा सा इसका एक आपको जो है वो बैकग्राउंड दे दूं, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो बैकग्राउंड इसका क्या है हमारे पास, यानी कि इस स्टैंडर्ड का या इस एरिया का बैकग्राउंड बेसिकली क्या है कि देखिए, हम जब ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो ईपीएस का सिंपल फॉर्मूला क्या है, दैट इज, यानी कि बेसिक ईपीएस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये डिवाइड कर दिया, हमारे पास यहां पर ईपीएस आ गया। अच्छा, अब इस ईपीएस के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि ये आपको सिर्फ करंट सिचुएशन बताता है, लेकिन एट टाइम्स कंपनी के साथ एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर कंपनी की इस तरह की कोई डिसीजन मेकिंग होती है कि जिसमें पता होता है कि आज जो ईपीएस आ रहा है, फॉर एग्जांपल ईपीएस आ रहा है $2.5। $2.5 क्या मतलब? अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के ऊपर जो अर्निंग आ रही है वो $2.5 की आ रही है, 2.5।
लेकिन कंपनी की कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग होती है जिससे हमें पता होता है कि इन फ्यूचर ये जो आपका ईपीएस है, ये जो आपका अर्निंग पर शेयर है, ये डिक्लाइन हो जाएगा। हमें पता है, कंफर्म है कि हमें पता है कि नेक्स्ट इन फ्यूचर 2-3 सालों के अंदर ये जो आपका ईपीएस है ये डिक्लाइन हो जाएगा। ये डिक्लाइन हो जाएगा यानी कि ये रिड्यूस हो जाएगा। इसको नॉर्मली हम कहते हैं दैट इज द डाइल्यूट हो जाएगा। आई रिपीट कि आज ईपीएस आपका जो आ रहा है 2.5, याद रहे हमें पता है कि इन फ्यूचर वी नो दैट बिकॉज ऑफ सम डिसीजन मेकिंग दिस ईपीएस वुड डिक्लाइन, यानी कि डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन का मतलब क्या है? यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। या इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि ये आपके पास डाइल्यूट हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा मैंने? कि हमें पता है बिकॉज ऑफ वो डिसीजन मेकिंग क्या है, वो भी मैं बताता हूं। Because of certain decisions that are taken by the company, and because of those decisions, the earning per share, the EPS, the current EPS will get diluted, will be decreased or will reduce in future। फ्यूचर में रिड्यूस हो जाएगा, इसको कहते हैं डाइल्यूट हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, यानी कि आपके पास कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज हमें कंफर्म है कि हमने ऐसा कोई डिसीजन लिया है कि जिसकी वजह से कंपनी का ईपीएस इन फ्यूचर रिड्यूस होने वाला है, डिक्लाइन होने वाला है या डाइल्यूट होने वाला है, तो आज हम वो ईपीएस भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपका जो शेयर होल्डर है वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ हो कि यार आगे चल के हमारी अर्निंग्स पे इफेक्ट आएगा। क्यों? इसलिए कि बिकॉज ऑफ दोज डिसीजंस विच वी हैव ऑलरेडी टेकन राइट नाउ। हमने आज कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से अगले 2-3-4 साल बाद हमारे ईपीएस के ऊपर हिट आएगी, एंड दैट्स फॉर श्योर, दैट्स कंफर्म। तो हम करेंगे कि हम एक फ्यूचर का ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, याद रहे ये जो बेसिक ईपीएस है ये करंट का ईपीएस है, ये करंट सिचुएशन का ईपीएस है, ये करंट सिचुएशन का ईपीएस है। अब जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं दैट इज द फ्यूचर का ईपीएस, इसको कहते हैं डीईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। याद रहे ये जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है ये आपके पास फ्यूचर का ईपीएस है। ये फ्यूचर सिचुएशन यानी कि फ्यूचर का ईपीएस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ सम डिसीजन मेकिंग विच यू हैव ऑलरेडी टेकन राइट नाउ, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल ईपीएस इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपके ईपीएस क्या फर्क पड़ेगा, आपका ईपीएस कितने से डिक्लाइन होगा। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप ये ना कहें 3 साल बाद सरप्राइज। अबे भाई, आपने पहले से जब आपको पता था तो आप अपने शेयर होल्डर को बता दें और उसको ईपीएस के साथ साथ डीईपीएस भी कैलकुलेट करके दे दें, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अब डीईपीएस कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम फॉर्मूला देखेंगे। बट बिफोर यू मूव ऑन कि हम डीईपीएस कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हम डिसीजन मेकिंग देख लेते हैं कि वो क्या डिसीजन मेकिंग है जिसकी वजह से आपका ईपीएस रिड्यूस हो जाएगा। आई वुड रिफ्रेज माई वर्ड, वो कौन से आपके पास फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपका ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगा। सो वो दो आपके पास फैक्टर्स या दो डिसीजंस हो सकते हैं। नंबर वन, इफ द कंपनी टुडे हैज इश्यूड द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जी हां, अगर आज कंपनी ने बॉन्ड्स इश्यू किए हैं लेकिन सादे वाले बॉन्ड्स नहीं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अगर इश्यू किए हैं। एंड नंबर टू, एंड इफ द कंपनी हैज गिवन द ऑप्शन टू बाय द शेयर्स टू देयर एम्प्लॉइज, यानी कि कंपनी ने ऑप्शन शेयर्स इश्यू किए हैं। ऑप्शन शेयर्स क्या होते हैं बाय द वे? यानी कि कंपनी ने यहां पर शेयर्स इश्यू किए हैं, और शेयर इश्यू इन द सेंस कि कंपनी ने एक ऑप्शन दिया अपने एम्प्लॉइज को, अपने फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया है कि इफ यू वांट टू ऑप्ट दैट पॉलिसी या इफ यू वांट टू ऑप्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कि आप जो है वो सस्ते रेट के ऊपर शेयर्स खरीद लें, शेयर प्राइस से बिलो पे जो मार्केट प्राइस है उससे कम पे आप शेयर्स खरीद लें, तो उसको नॉर्मली हम ऑप्शन शेयर्स कहते हैं, वो भी हम डिस्कस भी करेंगे। खैर, लेकिन इन दो रीजंस की वजह से, ये दो वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी का ईपीएस इन फ्यूचर रिड्यूस हो जाए। ये वो दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आज जो कंपनी का ईपीएस आ रहा है 3-4 या 5 साल के एंड पे कंपनी का ईपीएस रिड्यूस हो जाए बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। That is, if the company has issued the convertible bond, and number two, if the company has issued an option shares। तो इन दो रीजंस की वजह से आपके पास जो है वो हो सकता है कि जो है वो ईपीएस की वैल्यू डिक्लाइन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं दैट इज अ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। जी, क्या यहां तक बात समझ आ रही है सबको? डीईपीएस का इंट्रोडक्शन समझ आ रहा है क्या है ये? तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर दो रीजंस की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे।
वो दो रीजंस क्या है, क्विकली बताएं जरा मुझे। वो दो रीजंस क्या है? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हम दो रीजंस की वजह से कैलकुलेट करेंगे। वो दो रीजंस क्या है बताएं जरा जल्दी से। डिस्काउंट फैक्टर नहीं, डिस्काउंट फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी सना। डिस्काउंट फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम देख लेते हैं इसको। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी इसके अंदर। दो रीजंस हैं अभी फिलहाल, याद रखिएगा। नंबर वन, देयर इज द कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल डिबेंचर भी हम कहते हैं और ऑप्शन शेयर्स भी कहते हैं। अच्छा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मुझे बताएं जरा, कन्वर्टेबल बॉन्ड का ये टर्म आपने कहीं सुना हुआ है? इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपने की हुई है, कहां पे की हुई, किसी को याद है? कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल लोन नोट्स, क्या होते हैं ये? इसकी ट्रीटमेंट कहां पर की हुई है, होते क्या है? अगर माइक ओपन करके कोई एक्सप्लेन करना चाहे सो दैट वुड बी वेल एंड गुड, क्योंकि टाइपिंग में ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा। वेरी गुड रफीक, शाबाश। क्या होता है कन्वर्टेबल लोन नोट, कन्वर्टेबल बॉन्ड? क्योंकि हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आई नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस वन कि कन्वर्टेबल लोन नोट या बॉन्ड होता क्या है। जी, एनीवन वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, बताएं जरा। वेरी गुड तला, वेरी गुड रफीक। एग्जैक्टली। सर कन्वर्टेबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, पहले हम कन्वर्टेबल बॉन्ड की ट्रीटमेंट देखते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम डीईपीएस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ऑप्शन शेयर्स की तरफ जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्टेबल बॉन्ड। व्हाट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड और कन्वर्टेबल लोन नोट, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक ही बात है, ठीक है? सबकी एक ही बात है। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या लें, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या लें, कन्वर्टेबल लोन नोट्स क्या लें। सो ईच एंड एवरी ट्रीटमेंट इज सिंपल, ट्रीटमेंट तीनों की सेम है, ठीक है? अच्छा, अब सुनिए जरा होता क्या है। सुनिए जरा, ये होता क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर या कन्वर्टेबल बॉन्ड होते क्या है? होता ही है कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी है, कंपनी ने आज एक कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड में होता क्या है कि वी गिव एन अपॉर्चुनिटी, वी गिव अ राइट, हम राइट देते हैं। वी गिव अ राइट टू द इन्वेस्टर, हम राइट देते हैं किसको, इन्वेस्टर को, कि ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी यू हैव टू ऑप्शंस, ऑन मेच्योरिटी यू हैव टू ऑप्शंस। इधर, क्योंकि देखिए ये है तो लोन, डेट इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली। ऑन मेच्योरिटी यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस। नंबर वन, दैट ईदर यू टेक द रीपेमेंट, आप अपने पैसे वापस लें, खुशी खुशी जाएं, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें, बस दैट्स इट। यू टेक द रीपेमेंट एंड गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट बोलती नहीं है लेकिन मतलब यही है उसका, क्या आप रीपेमेंट लें और निकलते बने। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या देती है, दूसरा राइट क्या देती है कंपनी अपने इन्वेस्टर को, कि इन्वेस्टर को दूसरा राइट क्या देती है, इन्वेस्टर को, इन्वेंट्री लिख दिया मैंने यार, हाँ, इन्वेस्टर को दूसरा राइट क्या देती है कि ऑन मेच्योरिटी अगर आप रीपेमेंट नहीं लेते तो हम एक काम करते हैं कि जितने भी आपके बॉन्ड है, जितने भी आपके डिबेंचर्स हैं, हम उस डिबेंचर के अगेंस्ट में हम आपको एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स दे देते हैं। कौन सा शेयर्स दे देते हैं, कौन से शेयर्स दे देते हैं, मुझे बताएं जरा, रिपीट करें, क्या कहा मैंने? कोई रिपीट करेगा मैंने क्या कहा? व्हाट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल लोन नोट? के एक ऐसा बॉन्ड या डिबेंचर जिसके अंदर हम अपने इन्वेस्टर को ये राइट दे रहे हैं, ये हक दे रहे हैं कि ऑन मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा, सो यू विल हैव टू ऑप्शंस, ईदर यू टेक द अमाउंट बैक, आप रीपेमेंट ले लें, और यू might have another option, that is to convert your relevant bonds into the x amount of shares। यानी कि आपको एक, और ये अमाउंट पहले से फिक्स होगी, सरप्राइज नहीं होगी कि हम जब ईयर एंड पे पहुंचे या 5 साल के एंड पे हम कह रहे हैं भाई अब तो 200 शेयर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। डे वन पे शेयर्स लॉक हो जाएंगे, डे वन पे शेयर्स लॉक हो जाएंगे कि कंपनी कितने शेयर्स आपको देगी, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। और याद रहे, इन्वेस्टर ने ये डिसीजन आज नहीं लेना, इन्वेस्टर ये डिसीजन लेगा अपॉन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी। जी प्लीज रिपीट करेगा कोई मुझे कि कन्वर्टेबल बॉन्ड की क्या कहानी है? प्लीज अपनी जुबानी सुनाए जरा कोई। एनीवन प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा, बताएं जरा, व्हाट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड? समझ में आ रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है, बताएं जरा। या कोई माइक खोल के बोलते, कोई इशू नहीं है।
जी, एनी सर वन ऑफ यू प्लीज, हाँ जी बताएं जरा। सर मैच्योरिटी के दिन कंपनी इन्वेस्टर को ऑफर करती है कि रीपेमेंट कर दें या नंबर ऑफ शेयर ऑफर। हाँ वेरी गुड, यानी कि कंपनी अपने इन्वेस्टर को ये राइट दे रही है, गिव राइट टू द इन्वेस्टर, वेरी गुड अफराज, एट द डेट और मेच्योरिटी ईदर टेक द रीपेमेंट और शेयर्स, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि कन्वर्टेबल बॉन्ड होता क्या है। अच्छा, अब अगर हम ये अज्यूम करें, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर इन्वेस्टर रीपेमेंट नहीं लेता, इन्वेस्टर कहता है कि बाबा हमें शेयर्स चाहिए, शेयर्स। याद रहे, ये डिसीजन इन्वेस्टर लेगा 5 साल के एंड पे। लेकिन अज्यूमिंग, हम ये अज्यूम करें कि भाई लेट्स से अगर इन्वेस्टर 5 साल के एंड पे शेयर्स ले लेता है, यानी कि रीपेमेंट नहीं लेता, शेयर्स ले लेता है, तो सर होगा क्या? सर होगा ये कि आपका ये जो डिबेंचर का इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डिबेंचर का इंस्ट्रूमेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। इसी को कहते हैं हम कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब है द डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, यानी कि ये डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। इससे होगा क्या सर? इससे दो तीन बातें होंगी। नंबर वन, पहली बात कि आपका जो डिबेंचर है, आपका जो ये डिबेंचर है, सर इस डिबेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे, जब आप शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका इंटरेस्ट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। अगर ये मैकेनिज्म समझ में आ गया तो डीईपीएस कैलकुलेट करना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मुश्किल काम पता है क्या था? बोनस और राइट शेयर्स के अंदर ईपीएस कैलकुलेट करना। डायल्यूटेड कुछ भी नहीं है, डायल्यूटेड के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी गुले गुलजार हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी जिंदगी? क्या हो जाएगी रफीक साहब? रफीक साहब आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी बताएं सबको। हाँ, गुले गुलजार हो जाएगी, वेरी गुड। अच्छा, तो अब आए जरा देखते हैं कि अगर तो कंपनी ने डिबेंचर्स को खत्म कर दिया और शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया तो इंटरेस्ट बच जाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डिबेंचर्स अगर डिसकंटिन्यू हो गया और इन्वेस्टर पेमेंट नहीं ले रहा, शेयर्स में चला गया, तो याद रखिएगा कि डिबेंचर तो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? दो पॉइंट डिस्कस किए मैंने कि डिबेंचर से शेयर्स में जब कन्वर्ट होंगे तो इंटरेस्ट आपका सेव हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि जाहिर सी बात आपने शेयर्स इशू कर दिए, और जब शेयर्स इशू कर दिए तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या ये दो बातें समझ में आ रही हैं? प्लीज बताएं जरा, मैं बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लेके चल रहा हूं। हेलो एवरीबॉडी इन सोल, वेरी गुड, एक्सीलेंट, चले जबरदस्त हो गया। थर्ड, तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो, जब आपका इंटरेस्ट सेव होगा, जब आपका इंटरेस्ट सेव होगा, यानी कि नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली इस रीजन की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो याद रखिएगा, इफ द प्रॉफिट विल इंक्रीज, सो दिस विल रिजल्ट इन द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स विल ऑल्सो इंक्रीज। कैसे, अभी हम देखेंगे इसको, लेकिन एक लॉजिकल सी बात है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप जब डिबेंचर्स दे रहे थे या डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे थे या इंटरेस्ट दे रहे थे, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से आपका प्रॉफिट कम होता था, और रेलिवेंटली आपका जो प्रॉफिट कम हो रहा था तो इनकम टैक्स भी कम कट रहा था, यानी कि इनकम टैक्स की अमाउंट भी कम थी। क्यों? भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना टैक्स ज्यादा होगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उतना टैक्स कम होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस द प्रॉफिट वॉज ईटन अप बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट था वो नॉर्मली कम हो रहा था। लेकिन अब जब आप डिबेंचर से शेयर्स में चले गए तो इट मीन अब इंटरेस्ट देने की जरूरत, बोलो जनाब, इंटरेस्ट देने की जरूरत जी हाँ नहीं है। और जब इंटरेस्ट देंगे ही नहीं तो उसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम टैक्स आपको ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। जी, क्या ये तीन बातें क्लियर हैं डिबेंचर से शेयर्स में जाने तक की?
तला, ऑल इज वेल। मिस्टर तला, ऑल इज वेल। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, सना क्या कह रही हैं? सेकंड पॉइंट क्या कह रही हैं? री एक्सप्लेन कर दूं? सेकंड पॉइंट में कह रहा हूं कि अगर आप डिबेंचर से शेयर्स की तरफ चले गए, आप डिबेंचर से शेयर्स की तरफ चले गए, तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपके पास डिबेंचर्स खत्म हो गए, और शेयर्स जब आप इश्यू करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज, ऐसे ही ना भाई। फॉर एग्जांपल, जब तक आप डिबेंचर्स इश्यू किए हुए थे, आपके पास लेट से 5 लाख शेयर्स थे, 5 लाख शेयर्स थे, और डिबेंचर्स अलग थे। आज आपने कहा कि डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इट मींस लेट से आपने 1 लाख शेयर्स दिए बदले में, भाई डिबेंचर के बदले में आपने 1 लाख शेयर्स दे दिए ना। तो पहले आपके पास कितने थे? 5 लाख शेयर्स थे। अब 1 लाख और शेयर्स देने पड़े डिबेंचर के बदले में, तो टोटल आपके पास जो शेयर्स इश्यू हो गए दैट वुड बी 6 लाख। तो इसका मतलब यह है कि जब आप डिबेंचर से शेयर्स में जाएंगे तो तीन इंपॉर्टेंट बातें होंगी। नंबर वन, पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्यों? इंटरेस्ट सेव होने की वजह से, तो इसका मतलब यह है कि आपका इनकम टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा। जी, क्या यहां पर तमाम लोगों को यह बात क्लियर है? सना, क्या अब ये बात समझ में आ रही है अब? ओके जनाब, अब आगे चलते जरा। सर ये तीन बातें हमने डिस्कस कर ली, अब हम यहाँ पर डीईपीएस का फॉर्मूला देखते हैं जरा। अब हम यहाँ पे डीईपीएस का फॉर्मूला देखते हैं जरा। ओके, डीईपीएस का फॉर्मूला क्या है? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस जो हम डिविडेंड माइनस करते थे, कौन सा डिविडेंड माइनस करते थे? प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हम माइनस करते थे। ये तो यहां तक आएगा। अच्छा, अब इसके बाद डिनोमिनेटर में हम क्या लेते थे? हम यहाँ पे लेते थे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स हमारे पास हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि यार एक फ्यूचर का ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कि कंपनी के जितने भी डिबेंचर्स हैं वो अगर शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, सो फिर उस वक्त क्या डीईपीएस आएगा? उस वक्त कितना डीईपीएस आएगा, यानी कि उस वक्त कितना अर्निंग पर शेयर आएगा? तो अब मैं कर क्या रहा हूं सर, इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जब डिबेंचर से शेयर्स इश्यू करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो यहां पर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। यानी कि यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। अच्छा, अब ये मैक्सिमम नंबर का वर्ड क्यों यूज किया है, ये भी मैं देखते हैं, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल क्या कहा मैंने कि हम इसके अंदर प्लस कर, क्यों? क्योंकि शेयर्स बढ़ जाएंगे ना भाई। इन फ्यूचर जब शेयर्स बढ़ जाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। सर क्या इसकी वजह से न्यूमरेटर में कोई चेंज आएगा? हाँ जी, अभी तो बताया कि अगर आपने यहां पर डिवेंचर से शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिए, तो इट मींस कि आपका जो इतने सालों से इंटरेस्ट था, यानी कि जो इंटरेस्ट था वो अब आपका सेव हो जाएगा। सो इट मींस इंटरेस्ट सेव होने का मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट सेव होगा तो इट मींस कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसीलिए हमने इसको प्लस कर दिया। इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भाई इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जितना आपका टैक्स होगा वो भी तो डिडक्ट होगा ना, जिसकी वजह से आपका अगेन प्रॉफिट कम हो जाएगा। जी, यहां तक क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं क्या कहा मैंने। हमारा जो ईपीएस का फॉर्मूला था वही बेस है हमारी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड है और 3 साल या 5 साल के एंड में मेच्योर हो रहा है, तो उस वक्त हमारा ईपीएस कितना होगा? तो उसके लिए हम डीईपीएस कैलकुलेट करें, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, जिसमें हमने क्या देखा कि भाई जो हमारा फॉर्मूला था नेचुरल वो तो वही रहेगा। इसमें एक चीज हम ये करेंगे कि इन फ्यूचर जब हम यहाँ पे डिबेंचर से शेयर्स की तरफ चले जाएंगे तो फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना पड़ेगा। सो इट मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपका पे नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस जब पे नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन चूंकि इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया, सेव कर लिया, तो उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया इनकम टैक्स।
और फिर डिनोमिनेटर के अंदर वही नॉर्मली चीज, इसके अंदर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कन्वर्टेड, के मैक्सिमम कितना शेयर आप जो है वो कितने शेयर्स के अंदर कन्वर्जन करेंगे। जी यहां तक क्लियर है सबको? चल आए जरा अब इसका क्वेश्चन देखते हैं और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें आइडिया होगी किस तरीके से हमें करना है इसके अंदर। चलिए जनाब, आए क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है इन 2017 फरा कंपनी हैड अ बेसिक ईपीएस ऑफ 1.05, यानी कि बेसिक ईपीएस मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, बेसिक ईपीएस गिवन है बेस्ड ऑन द अर्निंग ऑफ 1,05,000 एंड 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि 1,05,000 का प्रॉफिट था और 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे। इट ऑल्सो हैड एन इश्यू 4 लाख, यानी कि ईपीएस तो हमने कैलकुलेट कर लिया और ईपीएस करंट ईयर का ईपीएस कितना आ रहा है 1.05, ये करंट ईपीएस बता रहा है। लेकिन इन्वेस्टर ये कह रहा है कि भाई मुझे फ्यूचर का ईपीएस भी तो बताओ। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास 40,000 कन्वर्टेबल लोन नोट्स हैं और कन्वर्टेबल लोन स्टॉक का मतलब ये है कि इन फ्यूचर ये बॉन्ड ये लोन शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जब शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो ऑब्वियसली मेरे ईपीएस पे इफेक्ट आएगा। तो अब हम आए जरा डीईपीएस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कंपनी के पास $40,000 के 15% लोन स्टॉक मौजूद हैं विच इज कन्वर्टेबल इनटू 2 years टाइम, 2 साल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 4 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी। इट मींस हर एक डिबेंचर के बदले में आपको 4 ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यू करेगी कंपनी। कब? 2 या 3 साल, जो भी इसका टाइम फ्रेम है उसके बाद। एंड हर डिबेंचर कन्वर्टेबल बॉन्ड की या कन्वर्टेबल लोन की वैल्यू इस वक्त चल रही है $5 पर स्टॉक, यानी कि आपके पास इस वक्त जो कन्वर्टेबल बॉन्ड या लोन नोट की जो वैल्यू है दैट इज $5 पर स्टॉक। इंटरेस्ट सॉरी टैक्स रेट हमारे पास दे रहा है 30%। वी नीड टू कैलकुलेट द डायल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, डायल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 1,05,000। इत्तेफाक है कि यहाँ पे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। इसी तरीके से यहां पर जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो इसके अंदर एक और चीज हमें करनी है। अब क्या कि सर अगर आपके पास ये 1,05,000 का प्रॉफिट है तो अगर मैं इन फ्यूचर कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू करूंगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड की जगह शेयर्स इश्यू करूंगा, तो सर होगा ये कि जो मेरे पास इंटरेस्ट अभी मुझे पे करना पड़ रहा है, जो इंटरेस्ट मुझे अभी पे करना पड़ रहा है वो मेरा सेव हो जाएगा। और जब सेव हो जाएगा तो इट मीन्स प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स कि मैं यहां पर अब कैलकुलेट करने जा रहा हूं इंटरेस्ट सेव्ड। इंटरेस्ट कितना सेव होगा? सर $40,000 का आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड है, मल्टीप्लाई बाय 15%, सो इट विल मेक 6,000। सो इसका मतलब ये कि 6,000 से प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। मैं इसकी कैलकुलेशन फिर यहां पे शो कर देता हूं। इट्स बेसिकली द 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो एवरीबॉडी इन सोल। हेलो। अच्छा, अब जब इंटरेस्ट बढ़ेगा यानी कि इंटरेस्ट आपका कम होगा यानी कि प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि इस प्रॉफिट के ऊपर जो बढ़ा है इसके ऊपर टैक्स भी तो लगेगा। इसके ऊपर टैक्स यानी कि इस शेयर देखें 1,05,000 के ऊपर तो ऑलरेडी लगा हुआ होगा। हम तो यहाँ पे जो पैसे बचाए हैं यानी कि जितने से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है उसी अमाउंट के ऊपर हम अलग से अब यहाँ पर इनकम टैक्स माइनस करेंगे। और इनकम टैक्स कितना है सर? 6,000 के ऊपर 30%। कितना आ रहा है जरा देखें। 6,000 के ऊपर 30% कितना आ रहा है? जी बिल्कुल, इट्स अ फाइनेंस कॉस्ट। 6,000 के ऊपर 30% कितना आ रहा है? 6,000 के ऊपर 30% कितना आ रहा है? 1,800 आ रहा है, देखें जरा। जी सही कैलकुलेशन किए, देखें जरा। 1,800। सो 1,05,000 का प्रॉफिट था, 6,000 का आपका इंटरेस्ट बचेगा। याद रहिए आज का ईपीएस नहीं है, ये फ्यूचर का ईपीएस है। इसको फ्यूचर यानी कि डायल्यूटेड ईपीएस कहते हैं हम। ये फ्यूचर का ईपीएस है। 1,05,000 आपके पास यहां पर है प्लस 6,000 का इंटरेस्ट हम सेव करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड उस 6,000 के ऊपर आपको 30% इंटरेस्ट सॉरी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सो 1,800 का इनकम टैक्स हो जाएगा। सो इन एग्रीगेट कितना अमाउंट का फिर से बताएं जरा, कितना आ रहा है देखिए। 1,05,000 प्लस 6,000 माइनस 1,800 कितना आ रहा है देखिए।
1,09,200। ये क्या आ गया सर? ये मेरे पास आ गया न्यूमरेटर, ये मेरे पास आ गया न्यूमरेटर। अब आए जरा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सर डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास ये बताएं कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी थे कितने। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने हमारे पास? जी कितने थे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी कितने थे? वेरी गुड। 1 लाख, 10,000 नहीं, 1 लाख जी। 1 लाख थे। अच्छा अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा? यहाँ फॉर्मूले में आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कन्वर्टेड। यानी कि आप ये बताओ कि मैक्सिमम 3 साल के एंड पे मैक्सिमम कितने शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम कितने शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे? मैक्सिमम कितने शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे? तो आए जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये बताएं कि हमारे पास इस वक्त कन्वर्टेबल बॉन्ड है कितने के? $40,000 के। अच्छा एक एक बॉन्ड या एक कन्वर्टेबल डिबेंचर कितने का है सर? $5 का है। सो इट मीन्स कि 40,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? देखें जरा। 8,000। जी कितना आ रहा है? 40,000 डिवाइडेड बाय 8,000, ऐसे ही है। यानी कि 8,000 इस वक्त आपके पास 8,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड है। भाई टोटल $40,000 के कन्वर्टेबल बॉन्ड थे, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड $5 का है। सो इट मीन्स कि वी हैव टोटल 8,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड। 8,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड हमारे पास हैं। अच्छा अब कितने शेयर्स इश्यू करने हैं? कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हर एक कन्वर्टेबल बॉन्ड के बदले में 4 शेयर्स इश्यू करेंगे फॉर एवरी 4 ऑर्डिनरी शेयर्स। 4 शेयर्स इश्यू करेंगे। सो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32,000। इट्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी विल इश्यू एट द मेच्योरिटी डेट। यानी कि हम 32,000 के शेयर्स इश्यू करेंगे। तो 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी इश्यू हैं। 3 साल के एंड पे नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सो अब आए जरा मुझे बताएं कि 1,32,000 कितना आ रहा है? डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है बताएं जरा। 1,09,200 डिवाइडेड बाय 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे इसको, उसमें आंसर आएगा। कितना आ रहा है बताएं जरा, प्लीज कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है ईपीएस। सॉरी नॉट ईपीएस, डीईपीएस कितना आ रहा है? $0.83। चेक कर लें, झूठ तो नहीं बोला अदनान? वेरी गुड अब्दुल्ला। देखें झूठ तो नहीं बोला अब्दुल्ला, चेक करें। फातिमा देखें झूठ तो नहीं बोलनी है। $0.83, या इसको हम यूं लिख सकते हैं, इट्स 83 सेंट्स। दोनों तरीके हैं, 83 सेंट्स। या इसको हम कहते हैं $0.83। यानी कि 83 सेंट्स आपके पास क्या गया? दैट इज अ डायल्यूटेड ईपीएस। मुझे बताएं इस वक्त करंट ईपीएस कितना आ रहा था? करंट ईयर का ईपीएस कितना था? करंट ईयर का ईपीएस कितना था? जी करंट ईयर का ईपीएस कितना था? 1.05, यही था। चेक करें जरा। और अब जो हम यहाँ पे डीईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं, और याद रहे डीपीएस आज करंट का नहीं है, ये फ्यूचर का ईपीएस है। तो फ्यूचर में आपके पास हो जाएगा दैट इज $0.83। $0.83। तो मुझे बताएं आपका ईपीएस कितने से डिक्लाइन होगा? डिफरेंस निकाले जरा, कितने से डिक्लाइन होगा आपका ईपीएस? कितने से डिक्लाइन होगा? 0.22, 22 सेंट्स। इसको कहते हैं डाइल्यूशन। यानी कि अगर एग्जामिनर पूछता है कैलकुलेट द डाइल्यूशन, सो डाइल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर ईपीएस माइनस डाइल्यूटेड ईपीएस। तो आपको पता चल जाएगा डाइल्यूशन कितने से हो रही है, कितने से रिड्यूस हो रहा है? 0.22। इट मींस कि इन्वेस्टर यहां पे अब डिसीजन लेगा कि अगर आज मैं शेयर्स लेता हूं तो अर्निंग पर शेयर इज 0.83, लेकिन अगर 3 साल 2 साल के बाद ये बॉन्ड डिबेंचर में कन्वर्ट हो गया, so it means now the valuation would be 0.83 or 82। जी क्या ये बात समझ आ रही है? देखिए हम यहाँ पे बेसिकली तला क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। हम लोन नोट का इम्पैक्ट अभी कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि ये लोन नोट या कन्वर्टेबल लोन
जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, अभी कुछ भी हुआ नहीं है, तो हम ये इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, अभी कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन ये इंटरेस्ट जो हम सेव करेंगे इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तला आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अभी मैं यहां पर, ये तो सारी फ्यूचर की कहानी है। हाँ, मुझे इतना बहुत जरूर पता है कि अगर आज ये ईपीएस है 1.05, तो ये कल जब मैं इसका डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करूंगा आफ्टर 4 5 7 8 ईयर्स, सो ऑब्वियसली इसका जो आपके रिटर्न होगा वो आपकी जो है वो, यानी कि वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा। तो मुझे आज डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या मुझे ऐसे शेयर्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जो आपके पास यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट कर रही हो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को शेयर्स के अंदर। जी, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हेलो। जी, क्लियर है। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक छोटी सी चीज मुझे समझानी है, बाकी क्वेश्चन पूरा आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, अब्दुल्ला। ये इंटरेस्ट जो है नेट ऑफ टैक्स भी ले सकते हैं। मैंने अलग अलग इसलिए माइनस किया ताकि आपको पता चले कि हो क्या है इसके अंदर। मैं माइनस डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसीलिए मैंने जो है उसको अलग अलग किया कि पहले मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड किया, क्योंकि ये एक अलग कहानी है ना कि इंटरेस्ट ऐड क्यों हो रहा है। सर इसलिए क्योंकि ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। टैक्स को फिर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अच्छा, अब सर अगर फॉर्मूला आप देखें तो डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी मैं लिख नहीं रहा, वो ऑब्वियस है। और इसमें हम यहां पर करते क्या थे, यहां पर हम माइनस करते थे, सॉरी प्लस करते थे इंटरेस्ट सेव, जो भी हमने इंटरेस्ट सेव किया, एंड माइनस करते थे टैक्स। अच्छा, डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या आता था? डिनोमिनेटर के अंदर एक तो वेटेड एवरेज जो हम ऑलरेडी देख रहे थे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब इसके अंदर प्लस हम करते थे, क्या प्लस करते थे? सर मैक्सिमम, टर्मिनोलॉजी देखिएगा, मैक्सिमम शेयर्स कुड बी कन्वर्टेड, मैक्सिमम शेयर्स कुड बी कन्वर्टेड। यस, मैक्सिमम शेयर्स दैट कुड बी कन्वर्टेड। अब ये मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर समझना है। ये इस क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा। अब यहां पे क्या कह रहा है? Ardent company has 5 million ordinary shares of 25 cents each in issue and also in issue in 2004। कह रहा है कि आपके पास ये दो इस वक्त कन्वर्टेबल लोन नोट आपके पास इश्यू किए हुए हैं। दो कन्वर्टेबल लोन नोट हमने यहां पर इश्यू किए हुए हैं, एक $1 मिलियन के हैं और एक $2 मिलियन के हैं। अब हमें क्या चाहिए सर, यहाँ पर दो कन्वर्टेबल, हम कौन सा वाला लें? हम इन दोनों में से वो वाला सेलेक्ट करेंगे अपनी डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने में, दैट विल रिजल्ट इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा आ रहे हो। चलें, एक काम करते हैं, वन बाय वन करते हैं। $10 लाख के आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड $10 का है। सो इट मीन्स के 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज 1 लाख। सो इट मीन्स कंपनी के पास 1 लाख लोन नोट, लेकिन याद रहे कौन से लोन नोट, कौन से लोन नोट? कन्वर्टेबल लोन नोट मौजूद हैं। और क्या कहा कंपनी ने, क्या कहा कंपनी ने कि एट द टाइम टू शेयर्स, यानी कि कंपनी दो शेयर्स देगी, कंपनी दो शेयर्स देगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि ऑप्शन ए अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी जो है वो 2 लाख शेयर इश्यू करेगी। एक काम करते हैं, अब ऑप्शन बी भी डिस्कवर कर लेते हैं। ऑप्शन बी के अंदर कितना अमाउंट है? 20 लाख। 20 लाख डिवाइडेड बाय पर यूनिट प्राइस, पर डिबेंचर प्राइस इज $5। $5 तो कितना आ रहा है, देखिए जरा, $5 कितना आ रहा है? 4 लाख आ रहा है, देखें।
2 लाख, सॉरी 20 लाख डिवाइडेड बाई 5 देंगे, कितना आ रहा है? 4 लाख। सो इट मीन्स कि कंपनी के पास वक्त 4 लाख, 4 लाख जो है कन्वर्टेबल लोन नोट अवेलेबल हैं। 4 लाख कंपनी के पास कन्वर्टेबल लोन नोट अवेलेबल हैं। अच्छा, और कितने, कितने दे रहे हैं हम, कितने दे रहे हैं हम डिबेंचर, देखते हैं जरा कितने शेयर्स दे रहे हैं हम। तो कह रहा है कि हम यहां पर देंगे 3 शेयर्स, यानी कि 3 शेयर्स देंगे। हर एक डिबेंचर के बदले में 3 देंगे। तो उसका मतलब ये 4 लाख लोन नोट के बदले में 12 लाख के शेयर्स देंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें शेयर्स ज्यादा इश्यू किए जा रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर शेयर्स ज्यादा इश्यू किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन बी। सो इट मींस कि अब जब मैं यहां पर क्वेश्चन की वर्किंग करूंगा, सो ऑप्शन ए को ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे कभी था ही नहीं। ये सिर्फ हमने यहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से ऑप्शन से ज्यादा शेयर्स आ रहे हैं, ये हमने इसलिए कहता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में दिया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कन्वर्टेड, कि कितने मैक्सिमम शेयर्स हमारे पास यहां पर कन्वर्ट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसका मतलब ऑप्शन ए जो आपके पास है, यू समथिंग क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है ये। चलिए ना, अब आप लोग जरा इसका ईपीएस और डीईपीएस कैलकुलेट करके बताएं जरा। अब जल्दी से जरा कैलकुलेट करके बताएं जरा, ईपीएस और डीईपीएस जल्दी से कैलकुलेट करें जरा, शाबाश। जी जल्दी से करें जरा, कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन? जी कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग, मुझे एक्नॉलेज कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब्दुल्ला के अदनान कह रहा है 0.35 आ रहा है। ईपीएस चेक करें जरा, ईपीएस किसी ने कैलकुलेट किया? ईपीएस, ईपीएस तो बहुत आसान है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे। ईपीएस किसी ने कैलकुलेट किया, अर्निंग पर शेयर? गुड, 35 सेंट्स आपका ईपीएस आ गया, वेरी गुड। अब डायल्यूटेड कैलकुलेट करें जरा, शाबाश जल्दी से। 35 सेंट्स ईपीएस आ गया, वेरी गुड। अब डायल्यूटेड कैलकुलेट करें जरा।
गुड तला, वेरी गुड, शाबाश। और बाकी बताएं जरा प्लीज। जी बताएं जरा प्लीज। डायल्यूटेड ईपीएस, वेरी गुड अब्दुल्ला। शाबाश तला, अब्दुल्ला, वेरी गुड। एनीवन एल्स प्लीज। वेरी गुड अफराज, शाबाश। वेरी गुड सना, शाबाश। डायल्यूटेड ईपीएस कितना आ रहा है? दैट इज 30.3, यानी कि 30 सेंट्स, 30 सेंट्स। $0.3 कह लें या 30 सेंट्स कह लें। कैसे? अच्छा, अब आए जरा इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे बताइएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था हमारे पास? 1750। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस डिविडेंड अभी हमारे पास नहीं है, तो ठीक है। प्लस कर देंगे इंटरेस्ट सेव। इंटरेस्ट कितना सेव होगा? ये देखिए, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को ले रहा हूं तो इट मीन 20 लाख के ऊपर 10%, यानी कि 2 लाख का इंटरेस्ट मेरा सेव हो जाएगा, तो 2 लाख से प्रॉफिट बढ़ेगा। और इस 2 लाख के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कितना परसेंट है? 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा मुझे? टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट नहीं है यहां पर। टैक्स रेट गिवन नहीं है यहां पर। जी, टैक्स रेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बताएं जरा प्लीज। 35% है। कितना आ रहा है 2 लाख के ऊपर 35%? कितना आ रहा है 2 लाख के ऊपर 35%? कितना आ रहा है देखें। 2 लाख के ऊपर 35% कितना आ रहा है? 70,000। 70,000। सो हमने ये 70,000 यहां पर जो है वो माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर पूरा हो गया। अब डिनोमिनेटर में आते हैं जरा। डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी थे कितने? ऑर्डिनरी शेयर्स 5 मिलियन थे, तो 5 मिलियन तो ये एज इट इज रहेंगे। 5 मिलियन तो हमारे पास एज इट इज रहेंगे, 5 मिलियन। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने कन्वर्ट होंगे अभी हमने देख लिया। ऑप्शन बी के मुताबिक 12 लाख शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 12 लाख शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो 5 मिलियन प्लस 12 लाख। जी, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ऐसे ही होगी कैलकुलेशन पूरी। और इसका आंसर आएगा दैट इज $0.3। और या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, इट्स 30 सेंट्स। जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो एवरीबॉडी एंड सोल। हेलो। गुड हो गया। चले, अच्छा, ये हमने क्या देखा? ये हमने यहां पर देखा दैट इज डायल्यूटेड ईपीएस का पहला पार्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब आगे चलते हैं जरा। अब हम यहां पे देखते हैं ऑप्शन शेयर्स को। नाउ व्हाट इज ऑप्शन शेयर्स? यानी कि याद रखिएगा मैं क्या कह रहा था कि सर हमें यहां पर ये देखना है कि हमारा ईपीएस डिक्लाइन क्यों होगा। दो रीजन की वजह से। या तो आज हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड दिए हुए हैं, या फिर दूसरा रीजन ये है कि हमने ऑप्शन शेयर्स दिए हैं। नाउ व्हाट इज ऑप्शन शेयर्स? ऑप्शन शेयर्स क्या होते हैं? कि ऑप्शन शेयर्स ये होते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को, नॉर्मली कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट देती है। क्या देती है? कि अगर आप चाहें अभी नहीं, 2-3 साल बाद अगर आप चाहें तो हम आपको शेयर्स जो है वो ऑफर करेंगे। अच्छा, उन शेयर्स की जो मार्केट प्राइस होगी, जो मार्केट प्राइस होगी वो लेट से होगी $10। जो मार्केट प्राइस होगी वो आपके पास होगी $10। अगर हम आपको यानी कि ऑप्शन देते हैं कि अगर आप 2-3 साल बाद अगर आप चाहें तो ये जो $10 वाला शेयर होगा, आप जो है वो परचेज कर लीजिएगा, या आप इश्यू कर लीजिएगा, या परचेज कर लीजिएगा। परचेज प्राइस वुड बी $7। यानी कि हम आपको 10 वाला शेयर साथ में, 10 वाला शेयर साथ में, 10 वाला शेयर साथ में, हो गई शाम, गिर गया दाम। कोई मेरा प्रोफेशनल काम नहीं है इस तरीके का, समझ रहे हैं? तो 10 वाला शेयर साथ में दे देंगे। 10 वाला शेयर जो है हम अपने शेयर होल्डर्स को $7 में इश्यू कर देंगे।
अब ये क्या कर रहा हूं, ये मैं ऑप्शन दे रहा हूं, यानी कि अपने अपने एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर वो इन फ्यूचर ये अवेल करना चाहें तो बिल्कुल अवेल कर सकते हैं कि $10 वाला शेयर मैं $7 में इनको इश्यू कर दूंगा। अच्छा, अब करना क्या होगा, इसकी वजह से होगा क्या, अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है, इन फ्यूचर देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट द इन्वेस्टर और द एम्प्लॉय विल ऑप्ट। क्यों भाई, आपको कम रेट में मिल रहा है ना यार, मतलब $3 का कैपिटल गेन तो मुंह पे खड़ा हुआ है कि आपने 7 में लिया, 10 में बेच दिया। तो उसका मतलब ये कि देयर इज अ 99% चांस कि एम्प्लॉय इस ऑप्शन को अवेल कर लेगा। इट मींस अगेन वही बात कि अगर ऑप्शन को अवेल कर लेगा, अगर ऑप्शन को अवेल कर लेगा तो अगेन नंबर ऑफ शेयर्स वुड इंक्रीज। उसमें भी यही था कन्वर्टेबल बॉन्ड में भी, कि अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड की पेमेंट नहीं लेगा और शेयर्स में कन्वर्ट करा लेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज। यहां पर भी ऐसा ही है कि अगर इसने ऑप्शन शेयर्स को अवेल कर लिया तो अगेन द नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज। तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर अगेन मेरा ईपीएस थोड़ा सा शेक होगा, मेरा ईपीएस थोड़ा सा हिलेगा। तो मैं आज ही कैलकुलेट कर लेता हूं कि इस ऑप्शन शेयर्स की वजह से मेरा ईपीएस कितने से हिलेगा। तो इसके लिए हम यहां पर करते हैं ईपीएस का फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन शेयर्स। अच्छा, अब अगेन डाइल्यूटेड हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस दफा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम करते हैं ये नेचुरल है। अच्छा, अब इसके अंदर इंटरेस्ट कोई सेव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आपने ऑप्शन शेयर्स के इंटरेस्ट ना देना था ना दे रहे हैं, तो कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। इसका मतलब न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, ऊपर वाली मंजिल में कोई चेंज नहीं है, न्यूमिनेटर में नो चेंज, कोई अपग्रेडेशन नहीं है। ये पुराना वाला ईपीएस, बेसिक ईपीएस वाला न्यूमिनेटर रहेगा। हाँ, डिनोमिनेटर में चेंज आएगा। एक तो मेरे पास होंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसके अंदर हम प्लस करेंगे बोनस, इसके अंदर हम ऐड करेंगे बोनस शेयर्स, यानी कि जो हमने बोनस शेयर्स यहां पर, बोनस शेयर्स जो हमने यहां पर इश्यू किए हैं, जो हमने बोनस शेयर्स इश्यू किए हैं वो अमाउंट हम यहां से इसमें से माइनस यानी कि प्लस कर देंगे। इट मींस कि मेरे पास यहां पर जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यानी कि हम उसमें ऐड कर देंगे बोनस शेयर्स इश्यूड, कि हमने बोनस कितने शेयर्स इश्यू किए हैं, हमने बोनस कितने शेयर्स इश्यू किए हैं, यानी कि जो फ्री वाला कंपोनेंट है वो कितने हम शेयर्स इश्यू करेंगे, ये हम यहां पर इसके अंदर देखेंगे। और किस तरीके से करेंगे वो भी हम क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑप्शन शेयर्स बाय द वे है क्या, बेसिकली है क्या, कि जिसके अंदर आप यहां पर कर क्या रहे हैं कि अपने एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि इफ दे वांट टू ऑप्ट तो बिल्कुल वो ऑप्ट कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज। तो हमें एक और ईपीएस कैलकुलेट करना है, दैट इज द डाइल्यूटेड, ताकि हमें पता चले कि इन फ्यूचर आपका रेशियो कितना डाइल्यूट होगा। चलिए आए जरा अब इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं जरा। Question number 3. On January 1st, the company has 4 million ordinary shares in issue. Already 4 million shares हमने issue किए हुए हैं, and issues option for further a million shares, यानी कि 1 million शेयर का हमने यहां पर जो है वो एक ऑप्शन दिया हुआ है, हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है 1 million शेयर्स का। हाँ अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है अब्दुल्ला। हमेशा जो हम यहाँ पर ऑप्शन शेयर्स देंगे वो मार्केट वैल्यू से कम पे देंगे, तभी तो अपीलिंग है ना यार, वरना तो कोई इंप्लॉय हायर करेगा ही नहीं। अगर ज्यादा फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यार मैं आपका ₹10 इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, मैं आपको ₹12 में दे दूंगा, तो आप कहोगे सर इंसान के बच्चे बने, मैं ₹10 मार्केट से ना ले लूं, आपसे ₹12 से लूं। आप इतने हसीन तो है नहीं, है मतलब बहुत कम है, आई मीन थोड़े से ज्यादा है। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है इसके अंदर कि कंपनी जो है 4 मिलियन शेयर्स ऑलरेडी थे, कह रहा है इश्यू एंड ऑप्शन शेयर्स देंगे कितने, 1 मिलियन, 1 मिलियन यहां पर जो है वो ऑप्शन शेयर्स यहां पे इश्यू करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट है। ड्यूरिंग द ईयर टू 31st December 2007, एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर इज $3 एंड द एक्सरसाइज प्राइस फॉर द शेयर अंडर द ऑप्शन इज 2, यानी कि नॉर्मली जो प्राइस चल रही है वो $3 चल रही है, हम आपको $2 में दे देंगे। 3 वाला शेयर 2 में, 3 वाला शेयर 2 में, हो गई शाम, गिर गया दाम। अगेन रफीक, ये तो नॉटीनेस नहीं दिखा, ये मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल काम नहीं है, सिर्फ मैं ऑब्जर्वेशन है, सुनिएगा सर। अब मुझे ईपीएस, ईपीएस तो बच्चों वाली चीज है, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है बताया जरा, प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। डिनोमिनेटर में कितना है चले बताया जरा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, बेसिक ईपीएस,
बेसिक ईपीएस डिनोमिनेटर में कितना आएगा? जी बताएं जरा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा बेसिक ईपीएस? कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स? वेरी गुड अदनान, शाबाश, 4 मिलियन। यानी कि 4 मिलियन आपके पास यहां पर जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स है। डिवाइड करें जरा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 मिलियन कितना आ रहा है देखिए जरा। 0.2। 0.125 डॉलर। $0.125, ये आपके पास क्या है, बेसिक ईपीएस आ गया। यानी कि आपके पास बेसिक ईपीएस आ गया, दैट इज $0.125। अच्छा, अब आए जरा डायल्यूटेड कैलकुलेट करते हैं। डायल्यूटेड ईपीएस, सर न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। 5 लाख था, 5 लाख ही रहेगा। हाँ, डिनोमिनेटर के अंदर 4 मिलियन आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी थे। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बोनस शेयर्स कि कितने बोनस शेयर्स हम दे रहे हैं। यानी कि बोनस का मतलब है कि कितना हम बेनिफिट दे रहे हैं। तो एक बात समझिएगा जरा, कि हम यहां पर कर क्या रहे हैं, 3 वाला शेयर $2 में दे रहे हैं। इसका मतलब बेनिफिट कितने का मिल रहा है, बेनिफिट कितने का दे रहे हैं हम? यानी कि बेनिफिट कितने का दे रहे हैं हम, बताएं जरा। बेनिफिट कितने का दे रहे हैं हम? $1 का। तो उसका मतलब ये है कि अब यहां पे जो बोनस का फ्रैक्शन बनेगा, दैट इज 1/3। यानी कि 3 वाला शेयर में $2 में दे रहा हूं, तो $2 तो पे करना ही है ना यार एम्प्लॉई को। बेनिफिट कितने डॉलर का, $1 का। सो आउट ऑफ थ्री $1 का बेनिफिट है, आउट ऑफ थ्री $1 का बेनिफिट है। तो इट मीन 1/3 ये आपका बोनस एलिमेंट हो गया। ये आपका बोनस का एलिमेंट हो गया कि 3 में से $1 का मुझे बोनस मिलेगा, 1 मिनट $1 का मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो 1/3 ये मेरा बोनस एलिमेंट हो गया। अच्छा, कंपनी कितने बोनस शेयर्स इश्यू करेगी, सॉरी कितने ऑप्शन शेयर्स दे रही है? कितने ऑप्शन शेयर्स दे रही है? 1 मिलियन। सो इट मीन्स के 1 मिलियन के ऑप्शन शेयर्स हैं। 1 मिलियन के ऑप्शन शेयर्स हैं, जिससे बोनस का फ्रैक्शन वुड बी 1/3। तो देखें कितना आ रहा है, 1/3 कितना आ रहा है देखें जरा। 3,33,000, 3,33,000, 3,33,333। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो बोनस 3,33,333, ये मेरे पास क्या है सर, ये बोनस शेयर्स हम इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि सर इसमें से कुछ अमाउंट ऐसी है जो हमें ऑलरेडी पे करनी है। सो जो एडवांस, ये जो बोनस, ये जो आपके पास बेनिफिट का एलिमेंट है, दैट इज 3,33,333। तो डिवाइड करके देखें डीपीएस कितना आ रहा है, डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है। इसमें सिर्फ इतना काम करना और कुछ भी नहीं है। जी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 43,33,333 कितना आ रहा है देखिए जरा। 0.115 आ रहा है, देखिए जरा प्लीज। मेरा नहीं ख्याल, यही आ रहा है। ये 4 मिलियन है बाय द वे। 4 लाख नहीं, 40 लाख ही है। यही कहना आप लोगों ने। 40 लाख प्लस 3,33,000, 43 लाख। तो कितना आ रहा है, 0.115। 0.115।
तो ये हमारे पास क्या गया, दैट इज द डायल्यूटेड ईपीएस, दैट इज 0.115। जी यहां तक क्लियर है सबको? जी यहां तक क्लियर है सबको? और 0.115 का मतलब है यानी कि 11.5 सेंट्स, यानी कि अगर उसको हम उसमें कन्वर्ट करें सेंट्स में, और ये आपके पास आएगा दैट इज 12.5 सेंट्स। ऐसे ही 0.1 टू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके सेंट्स में आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि अब आपका जो ईपीएस था 12.5 से 11.5 पे आ जाएगा, इट मीन्स डिक्लाइन हो गया। तो डायल्यूशन बताया जा रहा है कितनी हुई है, डायल्यूशन कितनी, $1 की डायल्यूशन है, सॉरी 1 सेंट की डायल्यूशन है। डायल्यूशन जो होगी हमारे पास वो 1 सेंट की डायल्यूशन होगी। चलें जनाब, अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें जरा। चलिए जल्दी से ट्राई करें जरा, शाबाश। जी कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से करें, शाबाश। जी आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चन? अदनान की 0.04 क्या है? अब्दुल्ला वेरी गुड। रफीक वेरी गुड। ईपीएस या डीईपीएस बता रही है 0.267? रफीक ये ईपीएस है डीईपीएस है ये? ठीक है, नहीं ये डीईपीएस होगा ना ये, डायल्यूटेड है ना ये 26। अब्दुल्ला जरा कंफर्म करना है 26 डायल्यूटेड है या नॉर्मल बेसिक ईपीएस है ये? 26.5 डायल्यूटेड है ना, हाँ वही तो कह रहा हूँ। रफीक चेक करो जरा ये, तला ये 26 जो है आपके पास ये।
रफीक 26 क्या रही है, डायल्यूटेड है क्या है, जरा देखो बताओ। 26 सेंट्स जो है ये डायल्यूटेड है ना रफीक? अच्छा दोनों में। अच्छा ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है, चलो इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ईपीएस और डीईपीएस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा इसका मतलब। जी डन, सबने कर लिया। 0.26 यानी कि 26 सेंट्स। हाँ ले लेंगे, जो भी माइनस से डिफरेंस आ रहा है वो शो कर देंगे अब्दुल्ला, अगर एग्जाम में पूछता है तो। जो भी डिफरेंस आ रहा होगा फिर हम शो कर देंगे। माइनस से जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, डायल्यूशन अगर मांगेगा तो हम उसको दिखा देंगे। जी अब्दुल्ला बिल्कुल, सेपरेट रिक्वायरमेंट होती है 3 या 4 मार्क्स की। उसके अंदर कहता है कि कैलकुलेट द ईपीएस एंड डीईपीएस, मतलब पूरा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया होता है, नंबर ऑफ शेयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, और आईएफआरएस 9 कन्वर्टेबल बॉन्ड की एडजस्टमेंट होती है। समझ रहे हो, तो उसके लिए बड़ा आसान है फाइनल अकाउंट के अंदर एक रिक्वायरमेंट ऐड करना, क्योंकि डाटा तो पूरा दिया हुआ है। वो आपसे कहे कैलकुलेट डायल्यूटेड ईपीएस, तो आप आती है 3 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट वो अक्सर देता है इस तरह का। जी डन है सबका। ओके, आगे चलते हैं जरा। और अब हम यहाँ पर करते हैं जरा स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। कहाँ है स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस? स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ है? स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हाजिर हों। हो गए, हो गए रफीक साहब आपके कदमों में, देखें ये आ गए स्टडी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आया जरा देखते हैं स्टडी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हमारे पास। अच्छा आप लोग ट्राई करेंगे बाय द वे, या मैं कराऊं? चले मैं कराता हूं, दोनों करते हैं, मिलके करते हैं। अ कंपनी मेक्स अ 2 for 3 राइट इशू एट एन इशू प्राइस ऑफ $2। द कम प्राइस इज $4। कम प्राइस मीन्स यानी कि प्रीवियस प्राइस। चलिए ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें, ट्राई करें। अब्दुल्ला भाई गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सर हमें ट्राई करने दें। अब्दुल भाई गुस्सा नहीं हो, नाराज नहीं हो। टीआरपी निकालना है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस।
1.25। अबे ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, 1.25 कहाँ से लाया? अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई ऑप्शन दिए मैं आपके पास। भाई TERP निकालना है यार। कह रहे हैं, अच्छा TERP क्या था याद करें, थ्योरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस हम निकालते थे TERP। और कैसे निकालते थे, उसके अंदर हम ये देखते थे कि कंपनी मेक्स इट टू, कंपनी दो शेयर्स दे रही हैं एट एन इश्यू प्राइस ऑफ $2, ₹2 का एक शेयर। इसी तरीके से फॉर थ्री, जिनके पास ऑलरेडी तीन थे, कम प्राइस यानी कि जो लास्ट प्राइस थी, प्रीवियस प्राइस थी, दैट वाज 4। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, दोनों को प्लस किया, 12 प्लस 4 16, और 3 प्लस 2 5। और कैसे कैलकुलेट, अब ये था कि बेसिकली ये हमारे पास क्या है कि ये टोटल यानी कि पांच शेयर्स की प्राइस है 16। अब मुझे एक एवरेज प्राइस निकालनी है पर शेयर की, तो क्या करूंगा, 16 डिवाइडेड बाय 5। तो 16 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है, बताया जरा। 16 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 16 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 16 डिवाइडेड बाय 5 इज 3.2। सो इट मींस इसका थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कितना होगा? 3.2, विच इज ऑप्शन डी। भाई समझ में आ रहा है क्या है ये? हमने जो प्रैक्टिस की वो बहुत, समझ लेंगे एक लमसम वाली प्रैक्टिस की, एग्जामिनर उसमें तो चीधा चीधा निकालेगा। अब पूरा ईपीएस कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा है TERP कैलकुलेट करो। एट टाइम वो कहेगा सिर्फ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो। चले आए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 2, ओडी बाबा। क्वेश्चन नंबर 2 देखे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है इंग्लिश का ऐसे लिखा हुआ है। चलो आओ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चार्ट वेल, ये तो लेंदी है जी अब्दुल्ला भाई, ये तो लेंदी है, अब क्या करें इसका भाई। आसान है, कुछ भी नहीं, टेंशन ना लें हम। चार्टवेल हैज एन इश्यूड $120,000 ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 50 सेंट्स ईच एंड 10,006% प्रेफरेंस शेयर्स। दादा, कब से हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जिक्र कर रहे थे लेकिन कुछ आता ही नहीं था, लेकिन इस दफा उसने दे दिया 10,006% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। बाकी आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपने माइंड पे सेव कर लेते हैं। अच्छा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोन बिलो। प्रॉफिट बिफोर फाइनेंस एंड इनकम टैक्स, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास यहां पर दे रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, इनकम टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया हुआ है। अब आगे देखें क्या कह रहा है इसके अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या कहना चाह रहा है कोई जो मुझे बता सके कि ये प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या कहना चाह रहा है? कंफर्टेबल नहीं, बिल्कुल भी नहीं रफी साहब, बिल्कुल भी नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या कहना चाहता है ये प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, कि जो प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास गिवन है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, क्या मतलब है इसका? जी, एनीवन एल्स? कोई और मदद करेगा रफीक की? दिस विल बी यूज फॉर डिडक्टेबल अमाउंट, या आसान जबान में बताओ अब्दुल्ला, इतना कॉम्प्लिकेट ना करो। ये क्या बताना चाह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर क्लासिफाइड एज इक्विटी? अरे बाबा, ये कहना चाह रहा है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स को हमने इक्विटी क्लासिफाई किया है, विच मींस कि ये इररिडीमेबल है, इररिडीमेबल। भाई प्रेफरेंस शेयर्स एक तो डेट इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई होते हैं, वो रिडीमेबल होते हैं, और एक प्रेफरेंस शेयर जो कि इक्विटी क्लासिफाई होते हैं वो नॉर्मली इररिडीमेबल होते हैं। हाँ मतलब देखो उसका मतलब, इररिडीमेबल का मतलब बिल्कुल ऐसे ही, हमें रीपे नहीं करने, हमें रीपे नहीं करने, लेकिन हमारे लिए ये चीज अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्लिगेशन वाली। हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखें ना, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस
प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, जो मैं कब से बार बार कहा जा रहा हूं, कब से मैं किया जा रहा हूं कि माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। कौन सा प्रेफरेंस शेयर? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। तो उसका मतलब ये कि हमारी ईपीएस की कैलकुलेशन के अंदर यहां पर काम आएगा। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर नहीं था, तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखते थे न्यूमरेटर में। लेकिन अब यहां पर गिवन है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। चले आए जरा देखते हैं होगा क्या। इन अकॉर्डेंस विद द आईएस 33 अर्निंग पर शेयर, व्हाट इज द चार्ट वेल बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अच्छा, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है, कोई डायल्यूशन नहीं कैलकुलेट करनी, बिल्कुल बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, अब आ रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड, और याद रहे प्रेफरेंस डिविडेंड किसका? इररिडीमेबल का। और इत्तेफाक है कि जो यहां पर आपको प्रेफरेंस शेयर गिवन है वो इररिडीमेबल ही है, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। चलें आए जरा देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम, ये क्वेश्चन आपको न्यूमरेटर की नादानियां सिखा रहा है। यानी कि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, वहां पे हमने डिनोमिनेटर की बदतमीजियां देखी थी, डिनोमिनेटर की बदतमीजियां देखी थी कि वेटेड एवरेज नहीं दिए हुए, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट इशू है, बोनस इशू है। यहां पर न्यूमरेटर की बदतमीजियां हैं, न्यूमरेटर की बदतमीजियां हैं, न्यूमरेटर की बदतमीजी है। इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम क्या है? न्यूमरेटर की बदतमीजी, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंस एंड इनकम टैक्स दिया हुआ है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे, इनकम टैक्स माइनस करेंगे। क्या हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? बताएं जरा, बताएं जरा, क्या हम प्रेफरेंस यस बिल्कुल करेंगे। अच्छा, अब आपका इम्तिहान होगा टाइट वाला। क्या ऑर्डिनरी डिविडेंड माइनस होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना, सारे मिलके बोलो हाँ कि ना। नहीं होगा, वेरी गुड। हम सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। तो जल्दी से जरा मुझे माइनस करके बताएं, माइनस करके बताएं जरा, इन सबको माइनस करके मुझे बताएं जरा कितना आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट अब्दुल्ला, शाबाश। 396, ये दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। रफीक साहब आप अलग बता रहे हैं, आपने लिखा 394696, ये लिख रहे हैं 396496। क्या करूं भाई मैं? इस्तिखारा कर रहा हूं, क्या करूं भाई मैं? अदनान और रफीक के बीच में फड्डा हो चुका है, दोनों ने अलग अलग वैल्यूज बताई हैं, देखते हैं कौन जीतता है। रफीक कह रहे हैं 394696, अदनान कह रहे हैं 396496, और फैसला करने के लिए अब्दुल्ला आ चुके हैं। 394696 का फैसला हुआ है, अब्दुल्ला ने रफीक को जिता दिया। रफीक साहब जीत चुके हैं, अदनान साहब हार गए। 394696, चलें 394696, 394696, अब ये क्या लिख रहा हूं मैं, 394696, ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया। अब चाहिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे हमारे पास? जी कोई है जो मुझे बता सके? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हाउ मच? जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? बोलो बोलो, टेल टेल, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? अच्छा, मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? याद रखिएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट, वो जो हम पूरी वर्किंग करते थे वो कब करते थे? अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई फुल मार्केट प्राइस के ऊपर शेयर इशू हुआ है, या ड्यूरिंग द ईयर कोई बोनस शेयर इशू हुआ है, या ड्यूरिंग द ईयर कोई राइट शेयर इशू हुआ है, तो फिर हम वो पूरी वर्किंग चलाते थे। अदरवाइज अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर इशू नहीं हुआ, तो जो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है मैं वही डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। बात समझिएगा प्लीज, लकीर के फकीर मत बनिएगा, बेगर्स ऑफ लाइन मत बनिएगा, कि जहां देंगे आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना शुरू कर दें। वो पई ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई फुल मार्केट प्राइस पे ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुआ? नहीं। क्या कोई बोनस शेयर इशू हुआ? नहीं। क्या कोई राइट शेयर इशू हुआ? नहीं। तो इसका मतलब मुझे कोई वर्किंग करने की जरूरत भी नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स आपके इस क्वेश्चन में गिवन है,
बस आपने उसको ढूंढना है, बताएं कितने, बताएं जरा। कोई तो ऐसा होगा जो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता सकेगा। 5,000। अब्दुल्ला कैसे निकाला ये 5,000? अब्दुल्ला मुझे भी सिखाओ। अरे जानी, 1,20,000 का शेयर कैपिटल है। 1,20,000 का शेयर कैपिटल है। पार वैल्यू इज $50 0.5 से डिवाइड करो, 2,40,000 शेयर आ गए ना यार। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? सर ये 10,000 क्यों नहीं ले रहे बाबा? ये ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये। हमें चाहिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। 60,000 नहीं होंगे अब्दुल्ला भाई। डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना आपने। अब्दुल्ला भाई समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? 2,40,000 ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। और अब मुझे जरा करके बताएं कितना आ रहा है ईपीएस, बेसिक ईपीएस कितना आ रहा है बताएं जरा। बताओ भाई। $1.64 यही आ रहा है। तो हम यहाँ पे $1.64। अच्छा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डॉलर का साइन लगा हुआ है। अगर सेंट का साइन लगा हुआ था, सेंट्स का, तो मैं इसको सेंट्स में कन्वर्ट करके लिखता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। अगेन बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है यार, बहुत आसान। कह रहे हैं इन द ईयर रिटेन प्रॉफिट, इन द ईयर इस साल का रिटेन प्रॉफिट 36,40,500। दिस वॉज आफ्टर पेइंग द डिविडेंड एज फॉलोज। कह रहे हैं कि ये आपके पास जो प्रॉफिट है, इसमें हमने ये दो डिविडेंड ऑलरेडी माइनस कर दिए। ये दो डिविडेंड हमने ऑलरेडी माइनस कर दिए। मुझे बताओ क्या सही किया है? क्या प्रॉब्लम है कुछ इसके अंदर? बताओ ना बाबा, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? हाँ रफीक साहब चैंपियन हो गए माशाल्लाह, वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है अब्दुल्ला बताओ। अब्दुल्ला बताओ क्या प्रॉब्लम है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब भाई ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? सर 36,40,500, 36,40,500। सर इस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आपने ऑर्डिनरी डिविडेंड भी माइनस कर दिया है। और ऑर्डिनरी डिविडेंड है कितना? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, कितना आ रहा है? 75,000 आ रहा है। चेक कर ले प्लीज रफीक, झूठ तो नहीं बोल रहा, देख ले जरा सब। 1.5, 15 लाख का 5%, 15 लाख का 5% बाय द वे। मैं भी चेक करूंगा, रफीक के ऊपर मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। 0.05। हाँ सही, आसान कैलकुलेशन है, बिल्कुल सही है। रफीक के ऊपर भरोसा है, ऐसी मजाक कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरा यहां पर एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया बताएं जरा। अच्छा, क्या प्रेफरेंस वाला डिविडेंड भी माइनस करने की जरूरत है? क्या इसको भी ऐड बैक करूं? क्या प्रेफरेंस वाला करूं? प्रेफरेंस वाला भी ऐड बैक करूं क्या? नहीं, क्यों? सर ये तो वैसे भी माइनस करते हैं ना ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त, यार क्या हो गया? कितना आ रहा है देखें, 36,40,500 प्लस 75,000। 3715, 3715,500। अच्छा करना क्या, रिक्वायरमेंट तो हमने पढ़ी नहीं। कह रहा है कि बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करो। तो ये तो प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। उड़ी बाबा, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है? नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ नहीं दिया हुआ? देखो देखो।
वेरी गुड अब्दुल्ला, शाबाश भाई। दिए हुए 15 लाख दिए हुए। करें जरा, डिवाइड करें कितना आ रहा है। 2.477 या 2.488 ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज द बेसिक ईपीएस। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं। सर ये तो आप मुश्किल वाले करा रहे हैं, तो बेटा आसान वाले करके उधर जाके फंसना है क्या? अब देखो ना, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आप पेपर में देखते तो आपको हार्ट अटैक आता नहीं आता? आपकी किडनी में अटैक आता नहीं आता? हाँ, अब इस जैसे क्वेश्चन अगर आ गए या इससे मिलते जुलते आ गए तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बीपीपी और कैपलान में नहीं है। इसीलिए मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को बड़ा फोर्स कर रहा था कि प्लीज आपने स्टडी अप को फोकस करना है। स्टडी अप को लाजमी आपने फॉलो करना है। चलें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एपिक शोड अ कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग हैड इंक्रीज इन बाय 689424। कह रहा है कि हमारे पास कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग हैड इंक्रीज इन द ईयर बाय, यानी कि ये रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रहा है। बाय द वे, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रहा है कि हमारा इतने से प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर ही दिया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट अ क्लोजिंग बैलेंस। रिटेन अर्निंग हैड इंक्रीज इन द ईयर बाय, इतने से इस साल प्रॉफिट बढ़ा है, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, ये कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग दे रहा है, इट मींस ये ग्रुप का दे रहा है, ग्रुप का प्रॉफिट दे रहा है, ग्रुप का प्रॉफिट दे रहा है। दादा यहां पर जो है ना कंसोलिडेशन भी थोड़ा थोड़ा छिड़का मारा उसने। द फॉलोइंग आइटम्स वर प्रेजेंटेड बाय द इपिक इन their स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, taxation, profit attributable to non-controlling interest, and ordinary dividend of 65,000। ये आपके पास कुछ इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी से इसने कुछ ये कंपोनेंट्स निकाले हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि आपने करना है क्या, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है। बेसिक ईपीएस हमें कैलकुलेट करना है। जी है कोई जो मुझे बता सके क्या आंसर होगा इसका? बहुत आसान है, बहुत, जितना दिखने में ये भयानक लग रहा है ना उतना ही इजी क्वेश्चन है ये।
नहीं ना, क्या कर रहे हैं आप लोग, देखें मेरी बात सुने। इसके अंदर आपके पास इसके अंदर आपके पास देखिए, प्रॉफिट आपको दिया हुआ 689। एक बात याद रखिएगा कि ये कह रहा है रिटेन अर्निंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय, यानी कि इतने से आपके पास इंक्रीज है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रहा है। अच्छा, अब यानी कि याद रखिएगा, जब रिटेन अर्निंग का आपका डिफरेंस बता रहा है ना कि इतना से हमारा साल इस साल का रिटेन अर्निंग बढ़ा है, तो इसमें से उसने ऑलरेडी सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए होंगे। उसने ऑलरेडी सारे एक्सपेंस, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, टैक्सेशन है, ये सब उसने माइनस कर दिया होगा। आप क्यों उसको वापस माइनस कर रहे हैं? इवन उसने एक और भंड मार दिया, भंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसने सही किया था कि उसने ऑर्डिनरी डिविडेंड भी माइनस किया हुआ होगा। भाई 689424 ये पीएनएल का प्रॉफिट नहीं है, ये रिटेन अर्निंग से निकाला है। बेसिकली इसने रिटेन अर्निंग का ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस आपको बता दिया कि भाई रिटेन अर्निंग का ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस आ रहा है 689424। अब इसका मतलब ये कि इस साल का जो डिविडेंड था, इस साल का जो डिविडेंड था ऑर्डिनरी डिविडेंड, वो भी इसमें से वो एडजस्ट कर चुका है, वो भी इसमें से एडजस्ट कर चुका है। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे इंटरेस्ट, टैक्स, इन सबको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी डिडक्टेड है इसमें से। मुझे सिर्फ काम इतना करना है कि 689424 में जो ऑर्डिनरी डिविडेंड है, मुझे उसको ऐड बैक करना है। क्यों? क्योंकि वो उसमें से माइनस कर दिया इसने, और हमें पता है कि हम यहां पर ऑर्डिनरी डिविडेंड को एडजस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब मुझे ऑर्डिनरी डिविडेंड जो कि 65,000 का है, वो मुझे ऐड बैक करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 754424, ये मेरे पास आ गया, दैट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर आ गया, बिल्कुल होल एंड सोल। अब इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, और नंबर ऑफ शेयर आगे सबने सही निकाले थे, दैट इज 6,50,000। 6,50,000। ना मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, ना टैक्सेशन। क्यों? क्योंकि भाई वो जो प्रॉफिट निकाला है उसने, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग और क्लोजिंग, उसमें ऑलरेडी वो सब चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं। इवन उसने डिविडेंड भी एडजस्ट कर दिया है उसके अंदर, तो उसको खाली मैं एड बैक करूंगा, उसको खाली मैं एड बैक करूंगा। एंड देन फिर मैं इसको अपने पास नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, कितना आ रहा है देखिए जरा, 754424 डिवाइडेड बाय 6,50,000, 1.16 ये हमारे पास क्या, दैट इज द बेसिक ईपीएस। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई? याद रहे, ये हम ग्रुप का बेसिकली निकाले थे ईपीएस, क्योंकि यहां पर अर्निंग पर शेयर आपने एनसीआई का नहीं निकालना था, आपने ग्रुप, तो इसीलिए हमने ग्रुप का ही प्रॉफिट लिया। हमने प्रॉफिट एट्रीब्यूट, हमने एनसीआई का प्रॉफिट इग्नोर कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अच्छा चलो अब्दुल्ला, मैं एक काम करता हूं, तो मैं लेजर बना के समझाता हूं। भाई रिटेन अर्निंग का लेजर होता है, इसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, लाइक इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर भी होता है। और तो और अगर डिविडेंड पे करते हो तो हम डेबिट साइड भी लिखते हैं। अब उसने क्या कहा आपसे कि हमारे पास ओपनिंग या ड्यूरिंग द ईयर का जो प्रॉफिट है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 300 है, और इसी तरीके से 100 है, और इसी तरीके से आपके पास ये 50 है। ठीक है। अच्छा, या इसको 100 कर देते हैं, इसको भी चले। ठीक है। अब मुझे बताओ डिफरेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है अब्दुल्ला? लेजर से देख के बताओ मुझे जरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? ना ना, क्या बात कर रहा है भाई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वैल्यू कितनी होगी? लेजर देख के बताओ, लेजर देख के बताओ। 100, वेरी गुड, 100। अब उसने मुझे ये दे दिया है, कह रहा है कि आपका जो रिटेन अर्निंग इंक्रीज हुआ है वो 100 से हुआ है, यानी कि प्रॉफिट आपका 100 से आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि भाई इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में उसने डिविडेंड ऑलरेडी माइनस किया हुआ होगा। बात समझ रहे हैं अब्दुल्ला? इसका मतलब ये कि ये प्रॉफिट क्या, अगर ये डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, फिर तो बेस्ट था, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन जब डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसका मतलब ये कि इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में डिविडेंड ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 100 के अंदर ये डिविडेंड को फिर से ऐड बैक किया। मैंने कहा कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो 200 है। ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए हम उसमें से डिविडेंड माइनस नहीं करते, ऑर्डिनरी डिविडेंड माइनस नहीं करते। अब्दुल्ला, बात समझ में आ रही है? जी मिस्टर अब्दुल्ला, गुड।
चलिए, जुबली रिपोर्टेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 16 लाख एंड इट हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए ऑलरेडी, 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। ओके। जुबली हैड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेबल ऑप्शन, शेयर ऑप्शन, जी हाँ शेयर ऑप्शन वाला, डीईपीएस, आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। होल्डर्स ऑफ द ऑप्शंस आर एंटाइटल्ड टू बाय 50,000 न्यू शेयर्स। 50,000 नए शेयर्स मिलेंगे, एक $1, $1.60 में। अच्छा, मार्केट प्राइस जो चल रही है वो $2 चली है। $2 वाला शेयर 1.6 में है, 2 वाला शेयर 1.6 में है मेरा भाई। बात समझ रहे हैं? अब डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है, ऑप्शन शेयर्स वाला है। डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 16 लाख स्ट्रेट अवे। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। चले, बोनस शेयर्स आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएं। बोनस शेयर्स आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएं। 31250, ये बोनस शेयर देंगे। रफीक झूठ तो नहीं बोल रहा? देंगे सब प्लीज, देंगे प्लीज, चेक करें। रफीक झूठ तो नहीं बोला? यही आ रहा है या मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा? देंगे जरा, बताएं प्लीज। अगर कोई और इस बात को एक्नॉलेज नहीं करेगा तो मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। मुझे रफीक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बताएं जरा जल्दी से। भाई बोनस शेयर कैसे कैलकुलेट करते थे? बोनस 2 - 1.60। बेनिफिट कितने का मिल रहा है? बेनिफिट कितने का मिल रहा है? 0.4 का। एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, सॉरी 0.4 डिवाइडेड बाय 2। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 50,000। जो मैं इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करूँ जरा, प्रॉपर कैलकुलेशन करूं। अच्छा, मुझे यहाँ पे 1.6 का न्यू शेयर मिल रहा है जबकि $2 का ऑलरेडी था। तो इसका मतलब 2 - 1.6, 2 - 1.6 इज 0.4। 0.4 का मुझे बेनिफिट मिल रहा है, 0.4 का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। और $2 यानी कि जो दो आपके पास है, ये इसकी जो एग्जिस्टिंग प्राइस थी, यानी कि प्रीवियस प्राइस इसकी थी $2। तो इसका मतलब है कि दो में मुझे 0.4 का बेनिफिट मिल रहा है, दो में से मुझे 0.4 का बेनिफिट मिल रहा है। मल्टीप्लाई बाय 50,000, मल्टीप्लाई बाय 50,000। जी रफीक भाई, कर मैं बोला ना, मुझे भरोसा नहीं, बचपन से जानता हूं भाई मैं इसको। 10,000 आपके पास यहां पर आएगा। जी इसका आंसर क्या आ रहा है बताएं जरा कैलकुलेशन करके। $1.58। जी क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो।
तो ये हमारे पास क्या था, ये डायल्यूटेड ईपीएस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया यूजिंग द ऑप्शन शेयर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताएं जरा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से शाबाश। एक्वा हैज करेक्टली कैलकुलेटेड इट्स बेसिक ईपीएस फॉर द करंट ईयर। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लिया है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नीड टू बी एडिशनली कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द डायल्यूटेड ईपीएस। वो कौन सी दो बातें हैं जो कि आपने देखनी पड़ेंगी डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त, या यूं कह लें कि वो कौन सी दो चीजें हैं, ये दो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके डायल्यूटेड ईपीएस को अफेक्ट करेंगे। ए एंड डी। डायल्यूटेड ईपीएस, भाई डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर क्या ऑप्शन ए अफेक्ट करेगा? क्या ऑप्शन ए का डायल्यूटेड ईपीएस के ऊपर कोई इंपैक्ट आता है? अगर हम राइट शेयर इशू करें, मार्केट शेयर, मार्केट फुल मार्केट प्राइस पे अगर शेयर इशू करें, तो क्या उसकी वजह से डायल्यूटेड ईपीएस पे कोई फर्क, यानी कि आपका फ्यूचर का ईपीएस डायल्यूट होता है क्या? अदनान साहब, भाई डायल्यूशन के मैंने दो पॉइंट्स बताए थे यार। दो पॉइंट्स मैंने बताए थे कि दो रीजंस की वजह से आपका ईपीएस डायल्यूट हो जाता है। भाई ऑप्शन बता रफीक, ऑप्शन बता। ए बी सी डी, कौन इनमें से कौन से दो ऑप्शन सही हैं? ए बी सी डी। अब्दुल्ला, डाइल्यूटेड ईपीएस की बात हो रही है। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब ये था कि इन फ्यूचर आपका जो ईपीएस है वो डाइल्यूट हो जाएगा, और वो दो रीजन से यार, क्या हो गया है? एक कन्वर्टेबल बॉन्ड होगा और दूसरा ऑप्शन शेयर्स होगा। सी और बी नहीं, सी एंड बी। बी एंड सी ऑप्शन है यार, क्या हो गया है? दो ऑप्शन। भाई राइट शेयर्स तो हमने किया था ना, बेसिक ईपीएस हम जब कैलकुलेट कर रहे थे, राइट शेयर्स थे, बोनस शेयर्स थे, तो क्या उसकी वजह से आपका फ्यूचर का ईपीएस डाइल्यूट हो रहा था? नहीं। भाई राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, फुल मार्केट प्राइस की वजह से आपका फ्यूचर का ईपीएस डाइल्यूट नहीं होता। दो रीजन मैंने बताए थे आपके पास, दो रीजंस की वजह से आपका फ्यूचर का ईपीएस डाइल्यूट हो जाता है। नंबर वन, अगर आज आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू किए हुए हैं। नंबर टू, अगर आपने ऑप्शन शेयर्स एक्सरसाइज करने के लिए दिए हुए हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से आपका फ्यूचर का ईपीएस डाइल्यूट हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोनस शेयर से करंट ईपीएस रिड्यूस हो जाएगा, करंट ईपीएस के वो, लेकिन डाइल्यूटेड की बात कर रहे हैं ना मेरे बच्चा। डाइल्यूटेड ईपीएस, फ्यूचर के ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा? आज का ईपीएस हिलेगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे करंट या बेसिक ईपीएस से। बोनस शेयर इशू करने की वजह से ईपीएस डिक्लाइन होता है, मना नहीं कर रहा, तभी तो हम पिछले साल का ईपीएस भी रीस्टेट करते थे, भूल गया? मैं पूछ रहा हूं डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब क्या था, आज मैंने समझाया डाइल्यूटेड का मतलब क्या था। फ्यूचर का ईपीएस, फ्यूचर का ईपीएस जो कि रिड्यूस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हेलो। जी, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? चलिए जनाब, अच्छा, दैट वाज ऑल फ्रॉम द ईपीएस आईएस 33 कंप्लीट हमने किया, जिसके अंदर हमने सारे जितने भी एरिया थे, भाई आपने स्टडी अप के सारे क्वेश्चंस करने हैं भाई, हर स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस करने हैं। और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ये बात कहता आ रहा हूँ कि आपने स्टडी हब को लाजमी फोकस करना है। स्टडी हब का लेवल डिफरेंट है। बीपीपी और कैपलान जो है वो नो डाउट उसको भी आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर डू और डाई वाली सिचुएशन है, इधर बताएं, दोनों में से कोई एक बताएं, हम दोनों नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन के अंदर आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो फिर स्टडी अप करें। स्टडी हब आपने लाजमी करना है। एसीसी का स्टडी हब समझ लें कि इट्स लाइक अ बाइबल फॉर एन एसीसीए। इस वक्त एसीसीए अपने तमाम एग्जाम्स के अंदर, नॉट फॉर द स्किल्स लेवल बट फॉर द फाउंडेशन लेवल एज वेल, स्टडी हब को फॉलो कर रहा है लाइक हेल।
आपकी सोच है। और एट टाइम्स ये भी देखा है, मैं इसको कंफर्म नहीं कहता, श्योरिटी के साथ नहीं कहता, लेकिन एट टाइम्स स्टूडेंट्स का जो फीडबैक मिलता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आपके पास होते हैं जो कि स्टडी अब से अडॉप्ट किए हुए होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो सो डेफिनेटली यू कैन रेज, और आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।